तो देखिए भाइयों बच्चों, क्लास 8 का हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जनरली मेटल्स आर रिएक्टिव एंड दे दैट्स व्हाई दे मोस्टली ऑक्यूर्स इन द कंबाइंड स्टेट। जनरली क्या होता है कि मेटल्स जो है रिएक्टिव तो होते ही हैं, मैंने बताया था मेटल्स क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिव होने के कारण से वो मेटल्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, किसी न किसी कंबाइंड के रूप में पाए जाते हैं, कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं मिनरल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरल्स, है ना। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी के आधार पर मेटल्स को तीन में बांटा गया है। पहला होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरा होता है जो मॉडरेट होते हैं, ठीक ना। और तीसरा होता है लिस्ट रिएक्टिव, जो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। कुछ कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और कुछ कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक ना। अभी मैं आपको यहाँ पर सीरीज बना कर दिखाऊंगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। तो मेटल्स आर अरेंज इन अ सीरीज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। और उसके रिएक्टिविटी के आधार पर मेटल्स को कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम है, उसके आधार पर उसको अरेंजमेंट किया गया है, ठीक ना। ऊपर से नीचे, जो ज़्यादा रिएक्टिव है ऊपर है, जो कम रिएक्टिव नीचे है, उससे कम नीचे, ऐसे करके एक सीरीज बनाया गया है। इसी को बोलते हैं लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक ना। तो अब देखिए, मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसी को तो मैं बात कर रहा था, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस करता है, उसको हटा देता है, ठीक ना, हटा देता है। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। Such a reactions in which one metals replace another from its salt solution is known as displacement reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल्स को डिस्प्लेस करके वो उसके जगह पर खुद आता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए Fe प्लस CuSO4, ठीक है। उसके बाद है Mg प्लस CuSO4। ये सब CuSO4 क्या है? ये सॉल्ट सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, देखिए Fe और CuSO4 ये क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जितना भी दिया है लिख लीजिएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो ये जो मेटल है Fe, Mg, Zn, ये क्या करता है? सॉल्ट कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पर ये खुद आ जाएगा। दैट्स मीन्स कि कॉपर को हटा करके Fe इसके जगह पर आ जाएगा, ये वाला जो है हट जाएगा, ये हो जाएगा FeSO4। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा FeSO4। कॉपर को साइड में कर देगा, ये है कि FeSO4, कॉपर बेचारा इधर साइड में आ गया, ठीक ना। देख लीजिए, तो क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया, उसको वहां से हटा दिया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये इसका एग्जांपल है। वैसे ही Mg जो है कॉपर को हटा देगा और यहाँ पर आ जाएगा MgSO4 प्लस कॉपर, ठीक है, ये 4 है बच्चों। वैसे ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है, प्लस कॉपर। क्लियर है? ठीक है। तो लेस रिएक्टिव मेटल ये है, कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, ठीक ना। कॉपर जो है वो Mg से भी लेस रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो जिंक से भी लेस रिएक्टिव है। और ये इसको क्या करता है? ये तीनों हटा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं या रिप्लेसमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट बोलिए या रिप्लेसमेंट बोलिए, बात एक ही होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन दिखाया गया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो होता ही है कि लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल्स। जो लेस रिएक्टिव है, जो कम रिएक्टिव है, क्या वो ज्यादा को हटा पाएगा? ताकतवर इंसान कमजोर को हटा सकता है, दबा सकता है, मार पीट सकता है। कमजोर इंसान ताकतवर कैसे दबाएगा, कैसे हटाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो FeCu को रिप्लेस किया, ठीक ना। अब देखिए,
अब हम यहाँ पर एक और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, है ना, मिटाता हूँ, ठीक है। तो और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है Fe प्लस ZnSO4 Cu प्लस MgSO4 Zn प्लस CaSO4। चलिए इस एग्जाम्पल को यार ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें क्या था, Fe Cu से मोर रिएक्टिव था, तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया और उसका जगह पर खुद आ गया। Fe यहाँ पर Zn को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये नो रिएक्शन होगा। क्या होगा, अगर एग्जाम में आपका ऐसा मिला हुआ या कोई भी बंधु भाई पूछते हैं आपसे, इसका रिएक्शन होगा नो रिएक्शन, किसी का भी रिएक्शन नो होगा। क्यों? क्योंकि Cu जो है कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर Cu तो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस किया था, कॉपर Mg को कैसे रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। Zn Ca को नहीं कर पाएगा, क्योंकि Zn जो है Ca से कम रिएक्टिव है, ये नहीं कर पाएगा। Zn जो है Ca से कम रिएक्टिव है, यहाँ पर Fe जो है वो Zn से कम रिएक्टिव है, और कॉपर तो Mg से कम रिएक्टिव है ही। तो कम रिएक्टिव को स्ट्रॉन्ग वाले को कैसे हटाएगा? नोट कीजिए फटाफट, बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर ये एग्जाम में दिया हुआ है तो इसका रिएक्शन क्या लिखिएगा? नो। कभी कभी दे भी देता है कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए। तो हम यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज दिखाएंगे आपको, उसको याद कर लीजिएगा, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज दिखाएंगे, चार्ट दिखाएंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम है, ऊपर से नीचे। जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में बता रहा हूँ। ऐसे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au, Pt। ये जो है सीरीज दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे ऊपर में पोटेशियम है, फिर सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। देखिए पोटेशियम और सोडियम सबसे ऊपर है, मतलब पोटेशियम सोडियम जो है तुरंत एयर से रिएक्शन करता है, मैंने बताया था मेटल्स में। इसी कारण से इसको क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। याद आ रहा है, केरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम पोटेशियम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर में पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ऐसे करते करते सबसे नीचे जो है प्लेटिनम है। प्लेटिनम जो है लिस्ट रिएक्टिव है, याद रखिएगा। प्लेटिनम क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आ गया है नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलिए। तो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ऑक्साइड तो फॉर्म करता ही है, लेकिन एसिडिक करता है। और मेटल्स जब ऑक्सीजन से कर रहा था तो क्या कर रहा था? बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था। बेसिक। नॉन मेटल एसिडिक करता है और मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ऑक्सीजन से दोनों रिएक्शन करते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक ना, CO2 H2O से रिएक्ट किया, सल्फर ऑक्सीजन से किया, SO2 H2O से रिएक्ट किया। देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से किया। कार्बन क्या है? नॉन मेटल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कैसे हो गया? तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बन गया? ऑक्साइड बना, मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना, ठीक ना। ऑक्साइड बना कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3, ठीक है। ये जो H2CO3 बना हुआ है इसको बोलते हैं लोग कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है सल्फर जो ऑक्सीजन से किया, क्या बना? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना। और जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरस ऑक्साइड बनेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस ऑक्साइड बनेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
कार्बन ऑक्सीजन से किया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से किया कार्बोनिक एसिड बना, ठीक ना। और सल्फर ऑक्सीजन से किया सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से किया H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक ना। यही चीज दिखाया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी ऑक्सीजन नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा इसी। और जब वो ऑक्साइड वाटर से करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन से नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है? नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स। नॉन मेटल क्लोरीन से जब भी रिएक्शन करेगा, देखिएगा, नॉन मेटल क्लोरीन से जब भी रिएक्शन करता है क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्लोराइड्स। जैसे PCl2, ठीक ना। और है CCl, फास्फोरस और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से, Cl2 से रिएक्शन करता है, क्या बनेगा? PCl3 और CCl4, ये बनाएगा बच्चों PCl3 CCl4। इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा 2। ये बैलेंस करने के बाद का इक्वेशन है। बैलेंस करने आप लोग को अभी नहीं करना है बैलेंस, ठीक ना। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राई मतलब 3 होता है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और यह फास्फोरस टेट्रा मतलब 4 क्लोराइड, ठीक ना। आपको यहाँ पर हम काउंटिंग लिखवा दे रहे हैं, आपको जो काम आ सकता है, जो आपके बुक में आ सकता है। देखिए, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सुने CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए 1 यहाँ पे देगा मोनोऑक्साइड, तो 1 का मतलब हो गया मोनो। डाई का मतलब 2 होता है, जैसे इसको CO2 कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना है? 2। तो जिस एटम को हम लोग को 2 या 3 दिखाना, उसके आगे में वो काउंटिंग देते हैं। जैसे मोनोऑक्साइड मतलब है ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन, ट्राई मतलब 3, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 3 क्लोराइड है, टेट्रा मतलब 4, ये फास्फोरस नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन है सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड मतलब 4, ठीक ना। पेंटा मतलब 5, ठीक ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये 5 जो है आप याद रखिएगा, जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल। काउंटिंग यहाँ पर वही है, पेंटा, हेक्सा, 6 हो जाएगा हेक्सा, है ना। आप लोग के लिए इतना काफ़ी है, ठीक ना। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। आगे पढ़ते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यहाँ पर रिएक्शन लिख देते हैं। देखिए, तो बोल में देखिए, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं हाइड्राइड, ठीक ना। नाइट्रोजन हाइड्राइड, ठीक ना, सल्फर हाइड्राइड। तो देखिए, H2 किया N2 से रिएक्शन, हाइड्रोजन किया नाइट्रोजन से रिएक्शन, क्या बनाया? NH3, अमोनिया इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन किया सल्फर से, क्या बनाया? H2S, ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। क्या बनाया? अमोनिया बनाया और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। ये अमोनिया है और ये क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये।
ठीक है, देखिए आपके बोर्ड में भी दिख रहा होगा। अब आते हैं एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स पर वाटर का एक्शन क्या होता है? नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, ठीक ना। रिएक्शन में आखिरी है केमिकल बॉडी ऑफ नॉन मेटल का। देखिए एक्वेटिक, जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो जो वाटर में ऑक्सीजन घुले हुए डिजर्व है उसका यूटिलाइज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, है ना। रेस्पिरेशन करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। क्लोरीन टू डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लोरीन को अगर हम लोग वाटर में घोला जाएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है क्लोरीन भी, है ना। जैसे मान लीजिए क्लोरीन हो गया, क्लोरीन H2O सॉल्यूशन किया, क्या है क्लोरीन जो है H2O सॉल्यूशन किया। मान लीजिए वाटर है, यहाँ पर वाटर है, वाटर में अगर क्लोरीन लोग घोल दिए, है ना, क्या बनाएगा HCl बनाएगा। क्या बनाएगा HCl, और क्या होगा ये क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, है ना। क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है 2 और 4, है ना। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर ये दिखाया है क्लोरीन को जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो एसिडिक सॉल्यूशन आता है। ये क्या एसिड है, एसिड क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन आता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये पेड़ पौधे या एक्वेटिक एनिमल्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, है ना। व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड, जब इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं और प्लेस्ड इन द सनलाइट, सनलाइट में प्लेस करते हैं या फिर हीट करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन तो एनिमल्स वगैरह ऑब्जर्व करते हैं, ठीक ना। आयरन, देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक ना, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है आयरन होता है। क्या होता है आयरन। सिमिलरली मैग्नीशियम इज सेंट्रल आयरन फॉर क्लोरोफिल। उसी तरीके से मैग्नीशियम जो है सेंट्रल आयन है क्लोरोफिल के लिए। क्लोरोफिल में जिस तरह से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें पाया जाता है आयन, आयरन का आयंस। उसी तरीके से क्लोरोफिल में भी क्या पाया जाता है मैग्नीशियम आयंस पाया जाता है ना। याद रखिएगा, फैक्ट फाइल में दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं फटाफट, रिएक्शन खत्म हो गया है, ठीक ना। अब से आपको पढ़ना है, ध्यान से देखते जाइए बोर्ड में, ठीक है। यूज ऑफ आयरन, आयरन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, आयरन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिएगा बोर्ड में आयरन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो पहला है कास्ट आयरन हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन यूनिट। जो कास्ट आयरन होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है कार्बन होता है, ठीक ना। कास्ट आयरन में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है कार्बन होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, टू मेक पाइप्स, सिंक्स, ठीक ना, ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स, सिलेंडर्स, सिलेंडर बनाने में, पाइप बनाने में, ऑटोमोबाइल्स मशीनरी बनाने में, ना, राउट आयरन्स बनाने में हैज वेरी लिटिल कार्बन। जो राउट आयरन होता है ना, आयरन का प्योर फॉर्म है राउट आयरन, ठीक ना, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या बनाने में, बहुत सारा सामान बनाने करते हैं। जैसे हैमर्स वगैरह हो गया, हैमर से पीट के हम लोग इसको पत्थर तार बना सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये राउट होता है तो आसानी से बेंड हो सकता है, हार्ड तो होता नहीं है। और इसमें कार्बन भी बहुत कम मात्रा में पाता है राउट आयरन में। दूसरा है स्टील कंटेन्स मोर कार्बन देन राउट आयरन, 0.5 to 1.5%। ठीक है, स्टील में जितना कार्बन राउट आयरन में होता है उससे ज़्यादा कार्बन जो है स्टील में होता है। 0.5 से लेकर के 1.5% तक कार्बन जो है स्टील में होता है। बट इट हैज़ लेस कार्बन देन कास्ट आयरन, लेकिन स्टील में कार्बन की जो मात्रा है वो कास्ट आयरन से कम होता है, ठीक ना। कास्ट आयरन का हम लोग ऊपर में देखे थे, पाइप वगैरह बनता है इससे। ढलाई करने में कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, जो ढलाई करते हैं ना, ढलाई करके बर्तन बनाना, ठीक ना, वो सब कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। और वायर वगैरह दिख रहा है आपको, वायर मार्केट दिखता है, वो सब जो है राउट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग का जो छड़ वगैरह होता है या शिप्स बनाने में या रेलवे लाइंस ब्रिज बनाने में स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो देखे होंगे, क्योंकि हार्ड रहता है और मजबूती देता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील जो एक एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना, बता चुके हैं। तो जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम क्या होता है, बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, चाकू, स्टोरेज टैंक वगैरह सब इसी से बनता है। ये सब जितने भी बनते हैं ना, चाकू हो गया,
टैंक हो गया, है ना, बर्तन हो गया, वो सब एलॉय से बनते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। अब एक कॉपर का यूज करते हैं हम लोग। कॉपर फॉर्म अ वाइटल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। कॉपर जो है कंप्यूटर का बहुत ही मेन पार्ट होता है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कॉपर का। कॉपर इज यूज इन बिल्डिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप्स, है ना। कॉपर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सर्किट और चिप्स वगैरह को बनाने में कितना करते हैं। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज डक्टाइल। कॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग वायर बनाने में करते हैं कॉपर का, ठीक ना, केबल बनाने में करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग मेनी एलॉयज। कॉपर का इसमें बहुत सारा एलॉय बनता है, एलॉय बनाने में करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कार रेडिएटर्स एंड कैलोरीमीटर्स। ये बहुत सारे बर्तन कॉपर का बनता है, तांबा का बर्तन देखेंगे बनता है, और कार के रेडिएटर में करते हैं, ठीक ना, और कैलोरीमीटर बनाने भी करते हैं, ठीक है। अब है एल्युमिनियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। यहाँ पर देखिए कोई बर्तन आपके सामने दिखाया गया है, ऊपर में कॉपर का बर्तन है ना, और नीचे दिखाया गया वाइट वाइट, वो एल्युमिनियम का बर्तन है। तो देखिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल क्या करते हैं। एल्युमिनियम भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये मेलेबल भी अच्छा होता है ना। मेलेबल का मतलब होता है इसको पीट करके पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताया गया था। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है मिठाइयों पर करते हैं, मिठाइयों को कवर करने में। इट इज यूज टू मेक सस्पेन एंड फॉयल फॉर पैकिंग फूड, दिया ना, जिसका सस्पेन बनाने में यूज करते हैं, और फूड वगैरह को ख़राब होने से बचाने के लिए भी करते हैं, ठीक ना। अभी तो मार्केट में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, होटल्स वगैरह में फूड को अगर पैकेजिंग करना रहता है तो इसी का पॉलिथीन इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम का। इट इज यूज फॉर मेकिंग, और हाँ, सिगरेट का जो रहता है अंदर में पत्ता, देखिएगा वो एल्युमिनियम का रहता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स एंड व्हीकल्स एट इट इज़ वेरी लाइट। अब चूँकि ये बहुत हल्का होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है एरोप्लेन्स या व्हीकल्स वगैरह बनाने में करते हैं। इट कोस्टिंग एज पाउडर ऑन आयरन्स इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। अच्छा, आयरन्स के रस्टिंग को बचाने के लिए भी आयरन के ऊपर कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसका एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम पेंटिंग कर देंगे तो आयरन जो है रस्ट नहीं लगता है, देखेंगे आप लोग। इट इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने का बर्तन उसमें करते हैं इसका इस्तेमाल। इट इज रिप्लेसिंग कॉपर फ्रॉम ओवरहेड केबल्स एज इट इज एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जितना भी केबल्स वगैरह होता है कॉपर के जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये कॉपर ज़्यादा महंगा पड़ता है एल्युमिनियम की अपेक्षा, इसलिए एल्युमिनियम को जो कॉपर के जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कॉपर जो है एल्युमिनियम से ज़्यादा बेहतरीन कंडक्ट कर सकता है ना, और चलता ही बहुत ज़्यादा दिन तक है। अब है यूज ऑफ जिंक। जिंक का इस्तेमाल क्या करते हैं, बोर्ड में देखिएगा आप लोग। जिंक व्हेन मिक्स्ड विद कॉपर फॉर्म्स द एलॉय सच एज ब्रास। जिंक को अगर हम लोग कॉपर से मिक्स कर देते हैं, ठीक ना, अगर जिंक को कॉपर से मिक्स कर देंगे तो एक एलॉय बनता है, उसको बोलते हैं ब्रास, ठीक ना। ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर। मतलब जिंक से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, ब्रास बना सकते हैं, ब्रॉन्ज बना सकते हैं, और जर्मन सिल्वर बना सकते हैं। इट इज यूज इन मेकिंग ड्राई सेल्स। जिंक का इस्तेमाल ड्राई सेल्स में बनाते हैं। जो बैटरी रहता है, बैटरी को जब आप लोग ऊपर का कवर हटाइएगा देखिएगा कि अंदर में वाइट वाइट कलर का लेयर आता है, वो जिंक का ही होता है। इट इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेयर लगाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, देख लीजिए। तो ये तो हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ाएंगे इसको आगे। अब ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक ना। मेटल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बड़ा है, आराम से पढ़िए, ठीक। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।